नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल GR क्लासेस बाय बलराज सर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा और उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और जो हम लगातार कंटिन्यूसली आपके लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं उसी क्रम में पॉलिटी जो मैंने शुरू की हुई है उसमें एक और वीडियो आज जो है मैं भारतीय संविधान की लेकर आया हूँ और वीडियो का नाम है कि भारतीय संविधान के स्रोत क्या है और भारतीय संविधान की विशेषताएँ क्या हैं। भारतीय संविधान के स्रोत और विशेषताएँ, ये जो है एक पॉलिटी का चैप्टर है, इसको हम पढ़ने का आज प्रयास करेंगे। भारतीय संविधान के स्रोत और भारतीय संविधान की विशेषताएं। अगर मैं स्रोत की बात करूं टाइम वेस्ट न करते हुए, तो स्रोत क्या होता है? सोर्सेज। स्रोत क्या है भाई? सोर्सेज। सोर्सेज क्या है कि हमने संविधान को कहां कहां से, मतलब ये कह सकते हैं हम अधिग्रहित किया है, इकट्ठा किया है। संविधान को मतलब हमने बनाने के लिए कहां कहां से जो है क्या क्या लिया है। ठीक है जी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं जर्मनी देश की, जर्मनी से हमने लिया है आपातकाल का सिद्धांत। आपातकाल का सिद्धांत जर्मनी से क्या लिया है? आपातकाल का सिद्धांत। फिर दूसरी बात करते हैं कनाडा की। कनाडा से लिया है संघात्मक शासन व्यवस्था। कनाडा से क्या लिया है हमने? संघात्मक शासन व्यवस्था। अब अगर हम कनाडा की ही बात करें तो जो राज्यों के राज्यपाल हैं, ये पद्धति भी हमने राज्यपाल वाली कहां से ली है? कनाडा से ली है। और जो शक्तियों का विभाजन है, जैसे अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, तो शक्तियों का विभाजन ये भी कहां से लिया है भाई? कनाडा से लिया है। ये भी कहां से लिया है? कनाडा से लिया है। उसके बाद बात करूं आयरलैंड की। आयरलैंड डीपीएसपी का मतलब है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये कहां से लिए हैं हमने? आयरलैंड से लिए हैं। कहां से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति ये भी हमने कहां से ली है? आयरलैंड से ली है। एक जो राज्यसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, ये देखिए नामांकन अलग है, चुनाव अलग है। जो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव है वो हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है, लेकिन जो इनका नामांकन प्रक्रिया है वो कहां से लिया है? आयरलैंड से लिया है। वो कहां से लिया है? आयरलैंड से लिया है। उसके बाद अगर मैं बात करूं दक्षिण अफ्रीका, भारतीय संविधान के एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 368। उसके तहत हम भारतीय संविधान के जितने भी संशोधन हैं वो उसी के तहत हुए हैं। उसके तहत हम कोई भी अमेंडमेंट कर सकते हैं, मतलब संसद करती है अमेंडमेंट। तो संशोधन प्रक्रिया कहां से ली है? संशोधन प्रक्रिया। और ये राज्यसभा का यहां सदस्यों का नामांकन था, यहां लिखेंगे राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन। क्या लिखेंगे भाई? राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन। ये हमने कहां से लिया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया है। उसके बाद अगर हम बात करें फ्रांस की, फ्रांस से हमने जो है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, फ्रांस से हमने क्या लिया है? गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। और अगर इससे अलग की बात करें, पेपर में यही पूछा जाता है, इससे अलग की बात करें समता समानता यानी कि स्वतंत्रता बंधुता, समता स्वतंत्रता बंधुता, ये भी हमने कहां से लिया है? ये भी हमने फ्रांस से लिया है। अगर बात करें जापान की, विधि द्वारा यानी कि कानून द्वारा, विधि द्वारा स्थापित
प्रक्रिया, ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली है? जापान से ली है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। यूएसए से हमने क्या क्या लिया है? देखिए, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, ये हमने कहाँ से लिए हैं? ये हमने जो है अमेरिका से लिए हैं। फिर एक शब्द आता है कि आज भारत में जैसे हम पढ़ते हैं कि सर्वोच्च पद राष्ट्रपति है, ऐसे ही राष्ट्रपति से भी ऊपर क्या है? संविधान है। तो हम क्या पढ़ते हैं? संविधान की सर्वोच्चता, संविधान सर्वोच्च है, संविधान सबसे ऊपर है। ये हमने कहां से लिया है? यूएसए से। एक भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 63 और 64 में जिक्र मिलेगा उपराष्ट्रपति का। भारतीय संविधान में किसका जिक्र मिलेगा? उपराष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति का पद भी कहां से लिया गया है? यह भी लिया गया है अमेरिका से। एक आता है न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन। अब ये न्यायिक पुनरावलोकन हमने कहां से लिया है? यूएसए से लिया है। न्याय में दोबारा से जांच होना, ये कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है। आर्टिकल नंबर 61 के तहत हम राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगा सकते हैं। महाभियोग, ये अलग अलग व्यक्ति के ऊपर अलग अलग तरीके से लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति के ऊपर आर्टिकल 61 के तहत लगाया जाता है, 72 में उसको समाधान की शक्ति है। ये हमने यूएसए से लिया है। यूएसए थोड़ा सा हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है जी। और अगर हम बात करें निर्वाचित, जो चुना गया राष्ट्रपति है, निर्वाचित राष्ट्रपति, ये भी हमने कहां से लिया है? यूएसए से। निर्वाचित राष्ट्रपति, राष्ट्रपति नहीं, निर्वाचित राष्ट्रपति। उसके बाद बात करते हैं रूस की। रूस से हमने लिया है मूल कर्तव्य। जैसे हमारे कुछ मूल कर्तव्य हैं, देश की एकता व अखंडता के प्रति हम हमेशा ईमानदार रहेंगे। देश के जो राष्ट्रीय स्मारक हैं, राष्ट्रीय जो हमारे राष्ट्रीय लेवल के स्मारक हैं, उनको हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। पर्यावरण की देखरेख करेंगे। ये इस तरह से हमारे बहुत सारे फंडामेंटल जो हमारे जो है मौलिक कर्तव्य हैं, जो हमने निभाने हैं देश के प्रति। ये हमने कहाँ से लिए हैं? ये हमने लिए हैं रूस से। फिर आता है ऑस्ट्रेलिया, लिखा था नहीं ना? ऑस्ट्रेलिया से ली है समवर्ती सूची। भारतीय संविधान में जब हम पढ़ते हैं तो भारतीय संविधान में हम एक भाग में पढ़ते हैं कि समवर्ती सूची, यानी कि शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा। और शक्तियों का बंटवारा किस किस में हो गया भाई? शक्तियों का बंटवारा हो गया संघ सूची में, राज्य सूची में और समवर्ती सूची में। संघ सूची में हम पढ़ते हैं 97 से 100 विषय हैं। संघ सूची में 97 से 100 विषय हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं राज्य सूची, 61 से 66 विषय हैं। समवर्ती सूची ये ऑस्ट्रेलिया से ली है, इसमें है 47 से 52 विषय, सॉरी। समवर्ती सूची में 47 से 52 विषय। अब समवर्ती सूची है क्या? समवर्ती सूची ये है कि जिस सूची के ऊपर, जिस लिस्ट के ऊपर भारतीय सरकार और किसी भी राज्य की सरकार, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर कानून बनाती है, वो क्या है? समवर्ती सूची। ऑस्ट्रेलिया से ही हमने ली है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और एक वाणिज्य का प्रबंध, ठीक है जी, वाणिज्य व्यापार का संयुक्त बैठक। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। राज्यसभा और लोकसभा, इन दो सदनों की होती है एक सदन में संयुक्त बैठक। अब इसके बारे हर बार पेपर में पूछता है, संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? संयुक्त बैठक बुलाएगा राष्ट्रपति। कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसकी जो अध्यक्षता है वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन के नाम से जाना जाता है इसे। आर्टिकल नंबर 108 108 में इसका वर्णन है। किसका जी? संयुक्त बैठक का। फिर हम पढ़ते हैं इंग्लैंड, ब्रिटेन से हमने देखिए एकल नागरिकता ली है। ब्रिटेन से क्या ली है? एकल नागरिकता ली है, ठीक है जी। जैसे कुछ देश ऐसे हैं, जैसे अमेरिका है, दोहरी नागरिकता है वहां।
भारत में कैसी है, एकल नागरिकता है। नागरिकता भी आपको अलग से कराएंगे, 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल जो है उसमें नागरिकता आपको कैसे कैसे मिली है, कैसे कैसे आपकी नागरिकता समाप्त भी हो सकती है। ठीक है जी। ब्रिटेन, एकल नागरिकता। संसदीय शासन प्रणाली, संसद का जो सिस्टम है, ये जब मैंने चार्टर एक्ट पढ़ाए थे वो इसीलिए पढ़ाए थे ताकि हम पढ़ सकें कि अंग्रेजों ने क्या किया, बाद में हमने यहाँ से जो है क्या व्यवस्थाएं अपनाई हैं। ठीक है जी। उसके बाद विधि निर्माण। अब एक है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो हमने जापान से ली है, एक है विधि निर्माण, संसदीय शासन और एकल नागरिकता जो हमने ब्रिटेन से लिया है। ठीक है जी। एक हम यहां पढ़ सकते हैं परमाधिकार। परमाधिकार भी हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। ठीक है। भारत में देखिए कितने सदन है, 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। तो द्विसदनीय प्रणाली ये भी हमने कहां से ली है, ये भी हमने इंग्लैंड से ली है, ये भी हमने कहां से ली है, इंग्लैंड से। अब ये तो थे बाहर के देश कुछ जहां से हमने बहुत सारी चीजें जो है अडॉप्ट की हैं। अब एक आपको मैंने बताया था कि 1935 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, ठीक है, हमने बताया था आपको भारत शासन अधिनियम। अब यहां से क्या क्या लिया गया है, यहां से तो हम जितना भी कहें उतना ही कम है, लगभग 70 से 80% हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसमें मुख्यतः हम कह सकते हैं स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका, अब है या नहीं वो तो आपको भी पता है, सरकार के प्रेशर में कहीं ना कहीं रह ही जाते हैं। एक जो आप HCS IPS बनते हो, लोक सेवा आयोग, मुख्यतः ये दोनों पूछे जाते हैं, न्यायपालिका और लोक सेवा आयोग। ठीक है जी। देखिए न्यायिक पुनरावलोकन अगर पूछेगा तो USA से है और न्यायपालिका पूछेगा तो 1935 के भारत शासन अधिनियम से है। ठीक है जी। ये हमने इसके भारतीय संविधान के स्रोत पढ़े, कहाँ से क्या लिया गया है। अब इसकी विशेषताएं देखो, विशेषताएं आपको पता है, लिखित है, सबसे बड़ा है, ये आसान सी है। कुछ 3-4 पॉइंट है जो मैंने आपको अलग से लिखवाने हैं। अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहो, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो, स्क्रीनशॉट लेके इसका आप इसे बाद में भी राइट डाउन कर सकते हो। और अब मैं जो हूं आपको भारतीय संविधान की विशेषताएं बताता हूं। भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या क्या है, क्यों भारतीय संविधान इतना प्रसिद्ध है, क्यों भारत का जो सबसे बड़ा लिखित संविधान है वो फेमस है। देखिए विशेषता क्या है, लिखित है। कैसा है भारत का संविधान, लिखित है। और क्या है, सबसे बड़ा है, यानी कि सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का। जब बना था 64 लाख रुपए इसके ऊपर खर्चा आया था। भारतीय संविधान में क्या है, कुछ आंतरिक स्रोत हैं और कुछ बाहरी स्रोत हैं। तो हम क्या लिखेंगे, आंतरिक और बाहरी स्रोत। आंतरिक स्रोत क्या है, 1935 का भारत शासन अधिनियम। बाहरी स्रोत क्या है, जो हमने ये बाहर के देशों से कुछ चीजें अडॉप्ट की हैं। ठीक है जी। भारतीय संविधान में 3 चीजें हैं अलग से, बहुत अच्छी। मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान आपको मौलिक अधिकार देता है आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक के समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और आपको मिलता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद आपको मिलता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और एक आपको मिलता है, बीच में रह गया था अपना जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, हाँ ठीक है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, और एक मिलता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि जो टॉप के 5 आपके अधिकार हैं उनके साथ छेड़छाड़ होती है तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। इसे भारतीय संविधान की आत्मा डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था। उसके बाद जो है हम पढ़ते हैं कि जो हमारे मौलिक अधिकार थे वो शुरू में मिले थे 7। एक संपत्ति का अधिकार था, उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत निकाल दिया गया और उसे बना दिया गया विधिक अधिकार। मौलिक अधिकार के साथ साथ हमारे कुछ मूल कर्तव्य भी हैं, ये भी संविधान में निहित है, ये भी हमारे संविधान की विशेषता है। और एक है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल नंबर 36 से आर्टिकल नंबर 51 तक राज्य के DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है जी, ये है आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत का संविधान कैसा है, लचीला है, कठोर है, लेकिन पेपर में लचीला कठोर नहीं पूछता, पेपर में पूछता है नम्य अनम्य। अब भारत का संविधान लचीला भी है, कठोर भी है। लचीला कैसे है, भारत के संविधान में आप कुछ भी अमेंडमेंट कर सकते हो, मतलब कुछ नहीं कर सकते, जहां जहां प्रावधान है वहां वहां आप लचीला बना सकते हो भारतीय संविधान को। जैसे
अभी कृषि कानून भी लाया था, बदल दिया, वापस ले लिया। ये क्या है? ये तानाशाही नहीं है कि भारतीय संविधान के अनुसार आप तानाशाही दिखा सको। एनएम में क्या है? एनएम में कठोर है, कुछ चीजें ऐसी हैं कि प्रस्तावना की मूल ढांचे में आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। नागरिकों के मौलिक अधिकार में कानून तो बना सकते हो, लेकिन उनको उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी कि क्या है? कुछ जगह लचीला है, कुछ जगह भारतीय संविधान बहुत कठोर है। ठीक है जी। एक आपको सार्वभौमिक मताधिकार, सार्वभौमिक मताधिकार, सार्वभौमिक मताधिकार आप जब पढ़ोगे 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। यहां पर जो है उम्र घटा दी गई थी, 21 वर्ष से लेकर 18 कर दी गई थी। लेकिन सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब क्या है? सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि जो व्यक्ति भारत में रह रहा है, यदि वह अपनी आइडेंटिटी बनाता है, वोटर कार्ड बनाता है, तो 18 वर्ष के बाद जब उसकी आइडेंटिटी बन जाएगी तो वह वोट डाल सकता है किसी भी व्यक्ति को अपने मतलब अपनी इच्छा अनुसार, कोई उसके ऊपर पाबंदी नहीं है। ये क्या है? सार्वभौमिक मताधिकार है। संसदीय शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली है। संसद के द्वारा तय की जाती है कुछ चीजें। लोग मतलब ये नहीं है कि राजा कर देगा या कोई प्रधानमंत्री अकेला कर देगा। क्या है? संसद में जो है वहां पर चर्चा होगी, संसद में कोई भी बिल है उसको पास किया जाएगा। एक भारतीय संविधान में जो हमें अभी पढ़ा था, न्यायपालिका, न्यायपालिका भारत के संविधान की खासियत क्या है? न्यायपालिका, न्यायपालिका का मतलब क्या है? न्याय देने वाली, यानी कि अदालतें आपके कोर्ट, ठीक है, हर स्तर पर है, ब्लॉक स्तर पर है, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर है। उसके बाद आपको राज्य स्तर पर हाई कोर्ट और पूरे नेशनल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर एक सुप्रीम कोर्ट मिलेगा जो दिल्ली में है। ठीक है। न्यायपालिका कैसी होनी चाहिए? निष्पक्ष होनी चाहिए। आप पढ़ोगे आर्टिकल नंबर 50, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलग अलग, मतलब कार्यपालिका का जो है वो प्रेशर न्यायपालिका के ऊपर नहीं हो सकता। हाँ, ये समय समय की बात है कि सरकारें फिर भी अपना जो है प्रेशर रख देती हैं जजों के ऊपर और न्यायपालिका के ऊपर। ठीक है जी। सबसे इंपॉर्टेंट बताता हूं आपको, एक त्रिस्तरीय शासन। एकमात्र देश है भारत ऐसा जिसके संविधान में त्रिस्तरीय शासन की बात की गई है। त्रिस्तरीय शासन से मतलब है एक तो सेंटर चलाएगा शासन, एक चलाएगा राज्य, सेंटर चलाएगा, राज्य चलाएगा और तीसरा चलाएगा जिला। जिला में जिला परिषद, पंचायतें, ब्लॉक समितियां, ये क्या है? ये तीसरे शासन की जो है नींव है। तीसरे शासन का जो है ये मतलब भाग है, पंचायतें, जिला परिषद, ब्लॉक समितियां। ठीक है जी। ब्लॉक लेवल पर ब्लॉक का चेयरमैन बन जाता है, राज्य जिला के स्तर पर जिले का चेयरमैन बन जाता है, गांव के स्तर पर ग्राम सभा की जो है मतलब एक वो क्या देते हैं हम, कमेटी होती है, और गांव में बन जाता है सरपंच। अगर गांव की और सेंटर की तुलना करें तो गांव का सरपंच जैसे देश का प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, वैसे ही है। ठीक है। गांव के सारे काम किसको करने होते हैं? सरपंच को करने होते हैं। तो ये आपके भाई भारतीय संविधान की विशेषताएं थी, भारतीय संविधान के स्रोत थे। आशा और उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अपनी तरफ से मैंने जितना भी हो सकता था पॉसिबल वो अच्छा कराने की कोशिश की है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।